गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज भीगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर सेकंड का बच्चों आपका ये टॉपिक है फ्रेसनेल्स बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। बच्चों, इसमें पहले पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे व्यतिकरण। व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण आप पढ़ चुके हैं, तो व्यतिकरण को कितने वर्गों में, 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है बच्चों। यानी कि व्यतिकरण प्राप्त करने की 2 विधियां हैं। एक तो तरंगाग्र के विभाजन द्वारा व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है, एक तरंग के आयाम का विभाजन द्वारा। तो पहले हम देखते हैं तरंगाग्र का विभाजन क्या होता है। आपतित तरंगाग्र को परावर्तन अथवा अपवर्तन से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कोई भी तरंग है जो आपतित हो रही है, तो उसको या तो परावर्तन या अपवर्तन, ठीक है, के द्वारा 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और उसको विभाजित करने की जो विधियां होती है वो होती है एक तो फ्रेनेल द्विप्रिज्म के द्वारा, फ्रेनेल द्विध्रुवपन के द्वारा, यंग का प्रयोग के द्वारा और लाइट दर्पण। इन 4 एक्सपेरिमेंटों के द्वारा हम तरंगाग्र को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। दूसरा व्यतिकरण प्राप्त करने का जो तरीका होता है बच्चों, वो है तरंग के आयाम का विभाजन। यानी जो भी तरंग है उसके आयाम का अगर हम विभाजन कर दें, इसमें तो तरंगाग्र का विभाजन किया जाता है, इसमें आयाम का विभाजन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, आपतित तरंग का क्या करते हैं, अर्ध परावर्तन यानी कि आधा परावर्तन अथवा अपवर्तन करके इसका क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, यानी कि आयाम को विभाजित करते हैं। और इसके लिए जो विधि उपयोग में की जाती है वो होती है एक तो न्यूटन वलय प्रयोग, माइकलसन प्रयोग और पतली फिल्म के कारण का उपयोग किया जाता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रेनेल द्विप्रिज्म के द्वारा, यानी कि तरंगाग्र का विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं फ्रेनेल द्विप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है। बच्चों, ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें व्यतिकरण फ्रिंज पैटर्न उत्पन्न करने के लिए 2 कला संबद्ध स्रोत या अपवर्तन से प्राप्त करते हैं। इसमें क्या करते हैं, व्यतिकरण का जो हमारा व्यतिकरण इंटरफेरेंस जो आता है, फ्रिंज पैटर्न उत्पन्न होता है, उसको 2 कला संबद्ध स्रोत से अपवर्तन से इसको क्या करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। यह युक्ति बहुत छोटे अपवर्तन कोण वाले 2 प्रिज्मों को आधार से जोड़कर बनाते हैं। यानी कि 2 प्रिज्म लेते हैं, उनके आधारों को आपस में क्या करते थे, जोड़ देते हैं, जिनसे उनके जो अपवर्तन कोण होते हैं छोटे होते हैं, उसके द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। यह एक ही प्रकाशिक कांच की प्लेट से एक ही फिल्म के आकार में घिसकर या पॉलिश करके किया जाता है। इसमें एक ही कांच का प्रयोग किया जाता है, उसको प्लेट के रूप में लेकर उसको एक फिल्म का आकार देते हैं घिसकर या पॉलिश करके। इसका एक कोण, इसमें जो एक कोण होता है वो लगभग 179 डिग्री का, और दूसरे दोनों कोण जो कोण अल्फा लगभग ½ डिग्री के होते हैं। जैसे कि बच्चों ये आपको दिख रहा है इस प्रकार से। इसमें S एक संकीर्ण ऊर्ध्वाधर स्लिट है, ये S है, ये एक संकीर्ण ऊर्ध्वाधर स्लिट है, ठीक है, जिसके सामने एक वर्णी प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। ठीक है, इसके सामने एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। S से प्रकाश किरणें सममित रूप से प्रिज्म की अपवर्तित किरणों पर आपतित होती हैं। इसके सामने यहाँ पर एक सोर्स रखा हुआ है जिससे हम प्रकाश आएगा, ये प्रकाश इस S से होता हुआ कहाँ, इन प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों पर आपतित होता है। ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है आपका, ये प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों पर प्रकाश ये S से क्या होता है, ये आपतित होता है, जिससे अपवर्तन के पश्चात 2 आभासी प्रतिबिंब, जिससे प्रिज्म के पर अपवर्तन के पश्चात 2 आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, जो एक S1 पर बनता है और एक S2 पर बनता है। तो पश्चात 2 आभासी प्रतिबिंब S1 और S2 पर बनते हैं। ये प्रतिबिंब 2 कला संबद्ध स्रोतों की तरह व्यवहार करते हैं। अब ये प्रतिबिंब भी 2 कला संबद्ध स्रोतों की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि यहाँ से भी प्रकाश आपतित होता है। तो ये एक प्रकार से 2 कला संबद्ध स्रोतों की तरह व्यवहार करते हैं। तो इनसे प्रकाश के 2 तरंगाग्र अध्यारोपित होते हैं और अतिव्यापन क्षेत्र में व्यतिकरण फ्रिंज पैटर्न दिखाते हैं। फिर इनके द्वारा, यानी कि अब ये भी एक प्रकार का कला स्रोत की तरह व्यवहार करता है, ये भी। तो एक तरंग इस S1 से निकलती है, एक तरंग S2 से निकलती है, और ये तरंग एक दूसरे पर यहाँ पर जैसे अध्यारोपित होती हैं, और ये अध्यारोपित होकर इस पर्दे पर क्या प्राप्त करती है, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करती हैं। इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि देखते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है। कि मान लेते हैं हम द्विप्रिज्म के प्रत्येक भाग द्वारा उत्पन्न विचलन कोण क्या है, थीटा है। कि ये द्विप्रिज्म है, इस द्विप्रिज्म के ये प्रत्येक भाग द्वारा विचलन कोण क्या है, थीटा है, ठीक है, थीटा है। और प्रत्येक प्रिज्म का अपवर्तन कोण अल्फा है, यानी और प्रिज्म का ये अपवर्तन कोण है, ये क्या है, अल्फा है, ठीक है। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि प्रिज्म का जो पदार्थ है कांच का, उसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू हो, तो विचलन कोण थीटा = क्या होता है, म्यू -1 × अल्फा, सॉरी ये अल्फा आएगा,
थीटा अल्फा इक्वल टू बीच विचलन का अल्फा इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू थीटा। तो दोनों आभासी बिंब स्रोत S1 और S2 के बीच की जो दूरी होगी D, उसको किससे दर्शाएंगे, S1 S2 से। दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी D है, ये क्या है, S1 S2, या हम बोल सकते हैं इसको 2S S1, इन दोनों के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2S S1, तो हो जाएगा 2S S1, या हम इसको लिख सकते हैं 2 थीटा S1। कौन बराबर चाप बटा त्रिज्या से हम इसका मान निकाल लेंगे, चाप का कौन इंटू त्रिज्या यानी कि थीटा इंटू S1A। तो अगर हम थीटा का मान रख दें, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 2, थीटा का मान हमने रख दिया म्यू माइनस 1 इंटू ये अल्फ़ा, ठीक है, और S1A क्या है, A, यहाँ पर ये थीटा इक्वल टू आएगा म्यू माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ पर A इक्वल टू क्या है, S1A। यदि द्विप्रिज्म और पर्दा के बीच की दूरी क्या हो, स्मॉल b हो, और स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी क्या होगी, ये प्रिज्म और इसके बीच की दूरी b हो, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये a, ये b, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, a प्लस बी, और इसको किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल D से, ठीक है। तो कैपिटल D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ठीक है। तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग से फ्रिंज चौड़ाई का हम सूत्र जानते हैं, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डी, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो कैपिटल D की वैल्यू a प्लस बी लैम्डा, और स्मॉल d की वैल्यू हमने निकाली थी 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। तो हमें जो प्रिज्म वो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा, अदीप्त फ्रिंज, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, इस प्रकार हमें ये फ्रिंजें प्राप्त होंगी, ठीक है। तो अतः नियत तरंग दैर्ध्य एवं प्रायोगिक व्यवस्था के लिए फ्रिंज चौड़ाई बीटा निश्चित रहती है। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, यानी कि दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी या दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। तो समीकरण 1 में विभिन्न राशियों के मान रखकर, इस समीकरण 1 में हम विभिन्न राशियों के मान रखकर लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो नेत्रिका और द्विप्रिज्म के बीच की दूरी छोटी फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस रखते हैं। हम क्या करते हैं, नेत्रिका और द्विप्रिज्म के बीच में एक छोटी फोकस दूरी का क्या रख देते हैं, उत्तल लेंस रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस को दो संयुग्मी स्थितियों में क्या करते हैं, समायोजित करते हैं, और प्रत्येक स्थिति में S1 और S2 के बीच की क्या दूरी D1 और D2 क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो जिससे हम D का मान ज्ञात कर सकते हैं S1 S2 या अंडर रूट S D1 D2 से। तो चूंकि बीटा बराबर होता है लैम्डा D अपॉन D, तो लैम्डा होगा बीटा D अपॉन D स्मॉल d की वैल्यू रख देंगे अंडर रूट D1 D2, ठीक है। तो इससे हम, ये दूसरा मेथड है जिसकी सहायता से हम लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक तो लैम्डा का मान इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग मान रखकर, और लैम्डा का मान, और ये एक तरीका ये है इसके द्वारा भी हम लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि S तथा नेत्रिका के बीच की दूरी कैपिटल D अधिक हो, पर इतनी भी अधिक ना हो कि प्रकाश तीव्रता नगण्य हो जाए। अधिक होना चाहिए D का मान, लेकिन इतना भी, क्योंकि अधिक होगा D का मान तो लैम्डा का मान क्या होगा, कम होगा, लेकिन इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए कि हमें प्रकाश तीव्रता हो, नगण्य हो जाए। दोनों आभासी स्रोत S1 और S2 के बीच की दूरी D स्मॉल d का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी S1 और S2 कम दूरी पर ही बनने चाहिए। अब स्लिट की जो चौड़ाई है, इसको बढ़ाने के जो प्रभाव है वो क्या क्या है देख लेते हैं हम, क्योंकि हमें स्लिट की चौड़ाई जितनी अधिक होगी उतना अच्छा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यदि स्लिट की चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ाई जाए तो उसके लिए फ्रिंज हमें चौड़ी होती, अगर हम स्लिट की चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो हम देखते हैं कि फ्रिंज भी चौड़ी होती जाती है, और दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के बीच को जो कॉन्ट्रास्ट होता है, मतलब उनकी जगह होती है, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और अंत में वो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो ये थे आपके बच्चों फ्रेनेल द्विप्रिज्म की सहायता से व्यतिकरण। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।